तो क्रिएटर्स मंच पर आप सभी का स्वागत है। बहुत ठंडा माहौल है यार, तालियां जोरदार नहीं बजी, थोड़ा जोश भर दीजिए भाई। हमारे साथ वो योद्धा हैं जो पर्दे के पीछे शांत और गंभीर रहते हुए एक अलग युद्ध लड़ रहे होते हैं, और ये तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप ऐसे देश में होते हैं जिसको दुश्मन देश का दर्जा भले ही ना हासिल हो, लेकिन वो किसी भी सूरत में दुश्मन से कम नहीं है। तो हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा लेते हैं। और पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं सभी से बारी बारी से। हमारे साथ अजय बिसारिया जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं और लेखन में इन्होंने अब हाथ आजमाया है, और इनकी पुस्तक है एंगर मैनेजमेंट। और एंगर मैनेजमेंट जो पुस्तक है वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों का एक विश्वसनीय इतिहास भी है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक रुचि घनश्याम भी हैं, और आप ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने पाकिस्तान में महिला डिप्लोमेट के रूप में सर्व किया है। तो एक बार फिर से तालियां हो जाएं। तो रुचि घनश्याम ने जो पुस्तक लिखी है वो 1997, 2000 और भारतीय और एक इस्लामाबाद में भारतीय महिला, ये इनकी पुस्तक का नाम है। आप लोग ज़रूर इसको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और बाहर स्टॉल पर भी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और हमारे साथ पूर्व राजनयिक डीपी श्रीवास्तव जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान विचारधारा, रणनीति और रुचियों के लेखक हैं। तो ये हमारे साथ जो तीन खास राजनयिक हैं, तीनों ने पाकिस्तान में सर्व किया हुआ है, पाकिस्तान पर ही किताब लिखी है, और पाकिस्तान पर अपने अनुभव भी साझा किए हैं। आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है कि आखिर पाकिस्तान में रहते हुए वो किस तरह से काम करते थे। क्योंकि देखिए, किसी और देश में रहते हुए काम करना डिप्लोमेट के तौर पर और पाकिस्तान में रहते हुए काम करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इतने ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है ये काम, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप डिप्लोमेट होते हैं तो आप घर से निकलते हो, पीछे 2 बाइक सवार लग जाती हैं, गाड़ियाँ लग जाती हैं, और जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं उनको फॉलो करते हैं, और आपको ये नहीं पता होता कि जो आपको फॉलो कर रहा है वो कौन है। तो ये खतरा सीधे सीधे आप लेके अपने साथ चलते हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा लेते हैं, और सबसे पहले हम रुचि घनश्याम जी का रुख करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली महिला डिप्लोमेट पाकिस्तान में पोस्टिंग एक डिप्लोमेट की वैसे ही बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है, अपेक्षाओं से भरी होती है, सरकार की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, और एक अलग तरह का युद्ध चल रहा होता है वहाँ पर, क्योंकि एक एक सूचना आपकी इतनी बेशकीमती होती है, बिल्कुल पड़ोसी देश, और जो लगातार भारत के साथ एक अघोषित युद्ध में है। कैसा था आपका अनुभव? धन्यवाद विकास जी, और धन्यवाद एनडीटीवी इस आमंत्रण के लिए। मुझे इस बात का मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को। इस्लामाबाद में मैं पहली महिला राजनयिक थी। कराची में तो पहले एक कोई जा चुकी थी, तो शायद उस वजह से मुझे थोड़ी एप्रीहेंशन कम थी, लेकिन आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, वो बात थी, वो ये कि पाकिस्तान के बारे में मुझे बहुत जिज्ञासा थी, क्योंकि मेरा परिवार लखनऊ से है और भोपाल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई कॉलेज की। तो मुझे बहुत ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा जिनके कोई रिश्तेदार बॉर्डर के दूसरी तरफ थे। तो उसी वजह से एक मुझे जिज्ञासा थी कि क्या जगह है ये, और यहाँ कैसे काम किया जाता है। और वहाँ जाने के लिए और वहाँ उस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे लगा ये कि एक किसी भी भारतीय राजनयिक के लिए ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप दुनिया में चाहे कहीं रहें, ये एक ऐसा सवाल है जो आप कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी कुछ होनी चाहिए। तो ये सोच के मैं और मेरे पति, वो भी पूर्व राजनयिक हैं, तो हम दोनों की पोस्टिंग हुई और हम वहाँ गए। हम दोनों, शायद दोनों को ही, किसी को कोई डर नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए, एक के बाद एक, वो 1997 से लेके 2000 का जो समय था, वो इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि इवेंटफुल था। और वहाँ जंग भी हो गई, पाकिस्तान में कू भी हो गया, एक इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ भी हाईजैक हो गया, न्यूक्लियर टेस्ट भी हो गए, और वाजपेयी जी की लैंडमार्क विज़िट हुई लाहौर में।
तो ये सब देखने के बाद मतलब कई बार तो थोड़ा डर भी लगता था, और ख़ास करके जंग के माहौल में जब आप बॉर्डर के दूसरी तरफ हैं तो कई बार तो ऐसा लगता था कि कहीं ये ना हो कि हमारी किस्मत में अपनी इंडियन एयरफोर्स का ही बॉम्ब लिखा हो, तो ऐसा भी डर लगता था। लेकिन अब आपके सामने हूँ तो सही सलामत वापस आ गए। तो जैसे हिंदी में कहा जाता है ना कि जब ओखली में सर दिया है तो मूसलों से क्या डरना, तो यही सोच के हम कम से कम मैंने तो अपना समय पाकिस्तान में यही सोच के बिताया। जी, आप जब वहाँ पर तैनात थे, आपने सबसे पहले पाया कि दाऊद इब्राहिम जो मोस्ट वांटेड है, वो कराची के क्लिफ्टन इलाके में है, बेनज़ीर भुट्टो के घर के आसपास। वो बड़ा पॉश इलाका है। दाऊद इब्राहिम की पहली खबर कि वो इस इलाके में रहता है, ये उसका एड्रेस है, ये आपने भारत सरकार को दी? ये दाऊद इब्राहिम के घर की बात तो वहाँ आम आदमी भी जानता है कराची में। और हम जब पहली बार कराची में जा रहे थे तो हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने हमें बताया कि पहले तो उसने कहा कि ये इधर में जाएंगे तो वो बेनज़ीर का घर आता है, और फिर उसने कहा वहाँ आगे जाएंगे तो वहाँ दाऊद इब्राहिम का घर है। लेकिन दाऊद इब्राहिम का कोई एक घर नहीं है कराची में, उसके एक से ज़्यादा घर हैं। तो ये बात थोड़ा मुझे इस बात से अचंभा उस समय लगा। अब तो खैर अचंभे की कोई बात नहीं लगती है, क्योंकि पाकिस्तान की ये एक आम सी तबीयत है कि वो जो असलियत है उसको नकारना बहुत आसानी से कर जाते हैं। लेकिन उस समय मुझे ज़रूर अचंभा लगा कि ये सबको पता है कि ये यहाँ रहता है, लेकिन ऑफिशियली कभी कोई ऐसा आपको एक्नॉलेज नहीं करेगा। लेकिन फिर ऑफिशियली एक्नॉलेज कैसे हुआ? मतलब कुछ एविडेंस कलेक्ट करेंगे तभी आप बता पाएंगे। बोलचाल में होना, हर आदमी को पता होना, आगे कैसे किया आप? नहीं, उस समय तो इस बारे में उतना मतलब बात नहीं हम मेरी तरफ से कम, क्योंकि मैं तो एक उस वक्त काउंसलर लेवल की डिप्लोमेट थी। ये तो FATF के जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहता था तब इस बात का खुलासा हुआ, क्योंकि जो उसके एड्रेसेस थे वो उनकी लिस्ट में उन्होंने दिए थे। लेकिन ऑफिशियली तो मतलब बायलैटरल रिलेशंस में भारत पाकिस्तान के जब भी कोई बातचीत हो तो कभी कोई भी चीज़ ऐसी कभी पाकिस्तान ने तो एक्नॉलेज नहीं करता है ना। वो तो ये तो विदित है। जी, आपने अपनी किताब में खान पान को लेकर भी काफ़ी लिखा है। मिठाई की बात कर लेते हैं। मैसूर पाक तो भारत में अलग तरीके से लिया जाता है, लेकिन कराची हलवे की बात आपने कही है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत पाकिस्तान भले ही अलग हो गए हैं, लेकिन खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा अभी भी वही है, गुत्थे हुए हैं हम एक दूसरे से। खान पान में तो काफ़ी एक कहा जाए तो फ़र्क निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मिठाइयों का सवाल है तो भारत की मिठाइयाँ बहुत आगे हैं, और ये पाकिस्तानी भी मानते हैं कि भारत मिलावट ज़्यादा है। नहीं, वो उनको उतना अच्छे से बनाना भी नहीं आता। वेजिटेरियन खाना भी इंडिया में ज़्यादा अच्छा है और पाकिस्तान में कम अच्छा है। तो कराची हलवा की तो खैर स्टोरी है, जो मैंने एक चैप्टर की शुरुआत उस कहानी से की है। लेकिन समय कम है तो जिनको जिज्ञासा हो वो किताब में पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सिमिलैरिटी होने के बावजूद जो जैसे आप ऊपर से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि कितने हम सिमिलर हैं। एक जैसे हम कपड़े पहन रहे हैं, हमें उनके सलवार कमीज़ अच्छे लगते हैं, उन्हें हमारी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, हमें उनका खाना पसंद आता है, उन्हें हमारा खाना पसंद आता है। लेकिन जब आप थोड़ा नज़दीक से देखें तो कम से कम मुझे तो ये रियलाइज़ हुआ कि 1947 तक हम दो देश एक ही देश थे और एक ही लोग थे। लेकिन 1947 के बाद हम दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं, और आज भारत एक अलग देश है और पाकिस्तान एक अलग देश है। तो ये डिफरेंस आपको वहाँ रहकर दिखता है। जी, तो आप अगर खाने पीने के शौकीन हैं और चटकारे लेना चाहते हैं किताब पढ़ते हुए तो आप ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, बाहर ही मिल जाएगी। अजय विसारिया जी का रुख कर लेते हैं। आप हाल ही में वहाँ पर तैनात थे और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, धारा 370 जब हटाई गई तब आप वहाँ पर तैनात थे, और जैसे ही ये सब कुछ हुआ तुरंत ही
आपको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया डिप्लोमेट के तौर पर, वो लम्हा कैसा था? क्योंकि एक अलग तरह का माहौल पाकिस्तान में बन गया था। सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर के लिए निमंत्रण दिया। और पिछला जो मंच था उसकी बात सुनकर मैं सोच रहा था कि वो कला और कलाकार के बारे में बात हो रही थी, और एक भावुकता का संबंध जो है उसकी बारे में बात हो रही थी। और हम जो नॉन फिक्शन लिखते हैं उसमें कुछ उल्टा सा मामला रहता है कि आपको थोड़ा डिस्पैशनेट रहना है, कि आप एक कहानी तो कह रहे हैं मगर आप उसको इतनी ज़्यादा भावुकता से नहीं कह सकते। तो इसी बारे में मैं सोच रहा था कि क्या हम भी अपने विषय के बारे में इतने भावुक हैं कि नहीं, अगर हैं तो हमें नहीं होना चाहिए शायद। आपने जो सवाल पूछा पाकिस्तान के बारे में, और जो रुचि ने पहले कहा कि ये एक इत्तेफाक की बात नहीं कि हम तीनों ने पाकिस्तान पे किताबें लिखी हैं, और हम विश्व भर में और जगह भी रहे हैं, और मगर रुचि लंदन में हाई कमिश्नर थी, मैं कनाडा में था, मगर उसके बारे में अभी नहीं कही, क्योंकि ये एक अद्भुत देश है और ये अद्भुत तरह के संबंध हैं। और जो आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं किसी अद्भुत विषय पर, आप लिखते हैं, कोई एबनॉर्मल रिलेशनशिप पे आप लिखेंगे, आप एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन पे नहीं लिखते। तो आपने सवाल किया कि जब मैं निकला पाकिस्तान से अगस्त 2019 में, और जब हमने फैसला किया कश्मीर के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में, तो उस समय वो पाकिस्तान में एक भारी शॉक का माहौल था कि पाकिस्तान को बहुत धक्का लगा इससे, क्योंकि वो एंटिसिपेट नहीं कर पाया था कि भारत ये कदम उठाने जा रहा है। और जब ये कदम हमने उठाया तब पाकिस्तान में तरह तरह की चर्चा हुई और एक ओवर रिएक्शन हुआ कि भारत ने कश्मीर को ले लिया, इंडिया हैज़ कंप्लीटेड द सीज ऑफ कश्मीर। और एक ओवर रिएक्शन की वजह से उनको काफ़ी देर तक रिएक्शंस करने पड़े। पहले ये भी बात हुई वहाँ कि सेना को भेजा जाए कश्मीर, ये भी बात हुई कि जिहादियों को भेजा जाए, जैसे पहले किया था इतिहास में 1947 में भी और 99 में भी, कारगिल के समय में भी, 65 में भी। तो बात हुई कि कबालियों को वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से भेजा जाए। उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान को कहना पड़ा कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए, हमारे हित में भी नहीं है। तो उनके पास बहुत विकल्प थे कि क्या करें, और सेना के सामने जो मिलिट्री एक्शन का विकल्प था वो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते इस समय, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो जो विकल्प रहा वो ये था कि भारतीय उच्चायुक्त तो कहे कि आप निकल जाएं, तो ये ही कर पाए उस समय। बट उसके बाद भी पाकिस्तान को मुश्किल रहा वापस आना एक नॉर्मलसी के तरफ, क्योंकि इतना सब होने के बाद उसमें हम भारत की तरफ से बातचीत नहीं हो रही थी। मगर उस समय आतंकवाद बढ़ा नहीं, उस समय टेररिज्म बढ़ा नहीं, क्योंकि भारत ने एक रोक लगा रखी थी। तो एक बहुत रोचक समय था, और डिप्लोमेसी के हिसाब से बाकी हमारी मिशन चलती रही। केवल मुझे हाई कमिश्नर को कहा गया कि आप वापस जाएं। जी, आपने 26/11 के बारे में, मुंबई हमले के बारे में लिखा है, और उस समय सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन नहीं अवेल करने के बारे में भी लिखा है। क्या आपको लगता है अगर उस समय भारत इस निर्णय को लेता, इम्प्लीमेंट करता, तो अभी तक के उसके बाद जो भारत हमले झेलता रहा वो एक निर्णायक कदम होता और उसकी दिशा बदल जाती? मेरा ये मानना है कि ना केवल 26/11 मगर उससे पहले भी, क्योंकि 80 के दशक से और 90 में आतंकवाद के हम शिकार रहे हैं। पंजाब टेररिज्म को आपको याद होगा 80 के दशक में, कश्मीर में 90 में, और उस दशक में, और फिर सारे भारत में 2000 के बाद। और हम इसको ठीक तरह समझ नहीं पाए। एक नीति के स्तर पर इसका जवाब हम, एक सब कन्वेंशनल रिस्पांस जो होती है वो हम नहीं दे पाए। और मेरा ये मानना है कि अगर हम इसको समझते और एक फोर्स, एक मिलिट्री एक्शन लेते,
26/11 को या उससे पहले भी, तो एक डिटरेंस हमारी तरफ से सेटअप हो सकती थी। और कुछ अगर डिटरेंस नहीं तो पाकिस्तान आर्मी के लिए, जो ये फ़ौज के लिए, उनके लिए एक चीप ऑप्शन रहता है, एक सस्ता सा विकल्प रहता है कि आप कुछ 18 साल के लड़कों को भेज दें और वो कुछ उड़ा दें, वो नहीं रहता अगर आपको पता है कि भारत इस पे एक रिस्पांस देगा। तो मेरा ये मानना है कि 26/11 में ज़रूर उस समय गलती हुई, भारत को एक्शन, पावर बेस्ड एक्शन लेना चाहिए था। और उससे पहले का मेरा मानना है कि 98 में जब हमारा न्यूक्लियर परीक्षण हुआ, तो उस समय हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान की रेड लाइंस या न्यूक्लियर रेड लाइंस कहाँ हैं। तो उस समय समझा जा सकता है, 2001 में आपको याद होगा भारत ने ऑपरेशन पराक्रम किया, जिसमें एक हमने थ्रेट ऑफ फोर्स रखा मगर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो वो इसी मेरे ख्याल से इस कड़ी की बात थी कि उस समय हमें साफ नहीं था कि पाकिस्तान कैसा रिस्पॉन्स लेकिन हमने बालाकोट के समय वो गलती सुधार ली, और अब जब बालाकोट हुआ आप वहीं पर थे, और अभिनंदन को जब भारत वापस भेजा गया तो आप लगातार बातचीत में भी इन्वॉल्व थे। क्या हुआ था पर्दे के पीछे, अगर बता पाएँ आप? ज़रूर, इसके बारे में मैंने कुछ लिखा भी है, क्योंकि एक बहुत ही रोचक कहानी रही। और जो आपका पिछला सवाल था उसी के चलते जो अभिनंदन हमको वापस मिले, वो इसलिए क्योंकि भारत की तरफ से एक क्रेडिबल थ्रेट ऑफ फोर्स था कि ये साफ कर दिया गया था पाकिस्तान को कि अगर हमारा पायलट 27 फरवरी की बात थी ये 2019 की, कि अगर अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर नहीं वापस किया गया तो भारत की तरफ से 9 मिसाइल्स पाकिस्तान में लैंड कर सकती हैं और ये आतंकवाद के जो हेडक्वार्टर्स हैं उन पर लैंड कर सकती हैं। और ये बात पाकिस्तान को साफ पता हो गई थी। जो एक तरह से जो एक्शन अब लिया गया ऑप सिंदूर में 7 मई को, उसको लेने की बात थी। और इस वजह से पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो नहीं चाहते थे इस तरह का एस्केलेशन, और उस पायलट को हमको 24 घंटे के अंदर वापस कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीपी श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। आपने अपनी किताब में पाकिस्तान के बारे में विस्तार से लिखा है, पाकिस्तान की तरफ से हुए हमलों के बारे में विस्तार से लिखा है, चाहे 1947 का कबालियों का हमला हो, 1965 की जंग हो, 1999 की जंग हो। लेकिन ऐसे देश से जो नोटोरियस है, उसको अच्छा समय हो बुरा समय हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बदमाशी ही करनी है, उससे कैसे निपटा जाए? धन्यवाद साहब। मेरी किताब पाकिस्तान की विचारधारा पे है, ना कि किसी ख़ास शासक या किसी क्षण में हमारी नीति क्या रही उस पे है। अगर आप उनकी विचारधारा देखें, और ये आपके सवाल से सीधा जुड़ता है, और ये विचारधारा जिसको वो कहते हैं नज़रियाए पाकिस्तान, और इसका ज़िक्र किया, थोड़ा सा नज़दीक ले आए सर जी। जो ये विचारधारा जिसको वो नज़रियाए पाकिस्तान कहते हैं, और इसका ज़िक्र किया जनरल आसिफ मुनीर ने अपनी 16 अप्रैल की स्पीच में, उसमें तो कहीं ये गुंजाइश है ही नहीं कि हम उनके साथ सामान्य रिश्ते रखें, क्योंकि उनकी विचारधारा के हिसाब से न सिर्फ हम अलग लोग हैं, बल्कि हमारे रिश्तों में कभी कहीं सामान्यता आ ही नहीं सकती। और ये विचारधारा, इसका जन्म 3 लोगों ने दिया, सर सैयद अहमद, इकबाल और जिन्ना। इन 3 का तो वो मानते हैं। एक चौथे जिनको वो ज़रा सा झिझक होती उनको मानने की, वो मौलाना मौदूदी हैं, जमात इस्लामी, जिन्होंने जमात इस्लामी बनाई। और मैं यहाँ पे सर सैयद अहमद के एक का उदाहरण दूंगा। 1857 की लड़ाई सबको पता है, उसके 2 साल के अंदर सर सैयद अहमद ने एक किताब लिखी, असबाब ए बगावत हिंद, कि ये जो बगावत हुई उसको उन्होंने उसको बगावत
हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको बगावत कहा, ये क्यों हुई। और उस किताब में मैंने उसका तर्जुमा खुद किया है, मैं उर्दू पढ़ता हूँ। उस किताब में उन्होंने लिखा, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र, लास्ट मुग़ल एम्परर, जिसकी सत्ता को फिर से लाने के लिए हिंदू और मुसलमान सिपाही साथ लड़े, उन्होंने उन सिपाहियों को नमक हराम, उनका शब्द है नमक हराम, और जो लास्ट मुग़ल एम्परर था उसको कहा वो तो बदमाश था, पीता था, ये है वो है। और सरकार का वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने सन 1888 में मेरठ की एक स्पीच में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और वो उनके बीच में शांति तभी होगी जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर अपनी सार्वभौमिकता बैठा लेगा। तो ये तो टू नेशन थ्योरी जो कहा जाता है, जिन्ना साहब ने 1888 में ही आप कह रहे हैं कि वो दे दी गई 1940 में कही थी। उसके ये 60 साल पहले सर सैयद अहमद ने ये कहा था। ना अगर आप ये इसी विचारधारा को आगे ले जाएं, इकबाल जो बड़े कवि माने जाते हैं और अच्छे कवि थे, मगर उनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी वो बड़ी अजीब थी। और उन्होंने हमेशा जो आज का पाकिस्तान है, अगर आप इकबाल को पढ़ें तो आपको समझ में आता है उसका कारण क्या है, इतनी विसंगतियां क्यों हैं। क्योंकि इकबाल साहब ने सन 1930 इलाहाबाद में जो उनकी स्पीच हुई, वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नेशनलिज्म की विचारधारा को ही नकार कर दिया। उन्होंने ईरान और तुर्की, जो आज पाकिस्तान अपना बड़ा दोस्त मानता है, उनको कहा ये गलत उदाहरण है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ थी। वो क्यों उन्होंने नेशनलिज्म को ही रिजेक्ट कर दिया? उसकी वजह थी धर्म, और उनका कहना था धर्म सबसे ऊपर है राज्य में और राज्य के बाहर। और आज यही कारण है उन पैन इस्लामिज्म पे जोर था। मैं इसके साथ एक और थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा जी। ऐसा नहीं था कि सब मुसलमान उनके साथ थे, ज़्यादातर मुसलमान उनके साथ नहीं थे। और उसमें मैंने अपनी किताब में जिक्र किया मौलाना मदनी का। उन्होंने लिखा कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, एक हिंदू मुस्लिम साथ रहें। और इस पे इकबाल ने वो यहाँ तक गए कि उन्होंने ये घोषित कर दिया कि ये तो मुसलमान है ही नहीं। और मैंने मौलाना मदनी किताब का भी ट्रांसलेशन किया है। मदनी साहब ने कहा कौम, कुरान में जो कौम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो इस्तेमाल किया है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। और वो एकदम सही कह रहे थे। उसका कोई जवाब इकबाल के पास नहीं था। तो उन्होंने जो कहते हैं अंग्रेज़ी में गोल पोस्ट चेंज कर दी। उन्होंने मिल्लत शब्द ले आए जो कि एक रिलीजियस कम्युनिटी को कहते हैं। और इकबाल की जो थोड़ा सा माइक करीब करके सर बोलें। इकबाल की जो विचारधारा थी उसको डिफेंड किसने किया? उसको डिफेंड किया मौदूदी ने। और मौदूदी ने एक अलग वो ले आए श्रेणी, उन्होंने हिफ्स कहा। हिफ्स जो है पार्टी को कहते हैं, वो बाय डेफिनेशन पार्टिज़न है। तो ये एक बड़ी अजीब चीज़ लगती है कि इकबाल और मौदूदी एक ही खेमे में। और जहाँ तक आपका सवाल है कि इनके साथ कैसा संबंध रखें, मैं आपको एक अंतिम बात कहूँगा। मेरी किताब में, और ये किताब में एक चैप्टर है आर्मी पे जी, और इसमें जो उनके क्वेटा मिलिट्री स्टाफ कॉलेज में एक टेक्स्ट बुक है ब्रिगेडियर मलिक की। और उसमें ब्रिगेडियर मलिक साहब ने कहा है कि आतंकवाद अपने में एक साधन नहीं है किसी अंत तक पहुंचने का, आतंकवाद ही अंत है। और इस किताब को रिकमेंड किया, किसने किया? जनरल ज़िया साहब ने। उन्होंने फॉरवर्ड लिखा, इतनी बहुत। तो अभी भी जो पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियां हैं, उसके बावजूद आपको लगता है कि सेना इसी थ्योरी पे काम करती रहेगी, आतंकवाद को बढ़ावा देती रहेगी? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के नज़रिए में बदलाव आएगा? साहब, तब से अब तक तो हालत और ख़राब हो गई है। उस समय जो नज़रिया पाकिस्तान था उसको डिफ़ाइन कर रही थी पाकिस्तान आर्मी। अब नज़रिया पाकिस्तान के बड़े स्टेक होल्डर्स हो गए हैं, तो वो सभी कहते हैं, इमरान ख़ान भी वो नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं, जो जितने जिहादी ग्रुप हैं वो भी नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं। तो अब तो वो नज़रिया और स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो मेरे ख़्याल से, और पाकिस्तान आर्मी की जहाँ तक सोच है, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि क्या थी? पहलगाम में लोगों को उनके धर्म की बेसिस पे मारा गया। इसका कोई कॉन्डेमनेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं था। और ये घटना हुई है जनरल आसिम मुनीर की जी। 16 अप्रैल की स्पीच, एक हफ्ते पहले की स्पीच, जिसमें उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान की बात कही कि यही सबसे अच्छा नज़रिया है। और उसी स्पीच में जो नज़रिया पाकिस्तान, उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान कहा, उन्होंने कश्मीर कहा कि ये तो हमारा होना चाहिए क्योंकि मुसलमान हैं हम, और उन्होंने बलूचिस्तान की बात की। उनकी स्पीच अगर आप देखिए ज़्यादातर बलूचिस्तान पे है। नज़रिया पाकिस्तान को तो बलूचिस्तान ने शुरू से ही रिजेक्ट कर दिया था। वो तो चाहते ही नहीं थे पाकिस्तान का हिस्सा बनने। खान और कलात ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी और उस डिसीजन की सपोर्ट की थी लोअर जरगा ने। और इस इंडिपेंडेंस को जिन्ना साहब पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ किया, और उसके मुश्किल से 10-15 दिन बाद वहाँ जिन्ना साहब ने फ़ौज भेज के मिलिट्री बिल्कुल, आपसे बातचीत जो है वो बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। आप तीनों ने जो बातचीत की वो निश्चित रूप से यहाँ से लोगों को अच्छी लगी होगी, जो लाइव हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी अच्छी लगी होगी। ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला चलते रहना चाहिए।